Assalamu alaikum dear students, welcome to the class physics inter। कंटिन्यू करें हम अपने सब्जेक्ट फिजिक्स को। और कल टॉपिक हमने पढ़ी थी थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स और वाइस वर्सा एंड द मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर दिस कन्वर्जन। और उसके बाद आज हमें टॉपिक तो पढ़नी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन उससे पहले एक बच्चे ने सवाल किया था, तो उसके सवाल को हम थोड़ा एंटरटेन कर लेते हैं। सवाल ये था कि जो हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड की थी किस फार्मूला से? इस फार्मूला से। VRMS का जो फार्मूला होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर 3kT में मास। ये फार्मूला लगता है जब हमें टेम्परेचर गिवन होता है और मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हमें किलोग्राम्स में गिवन हो। लेकिन हमने और एक फार्मूला भी मैंने आपको ड्राइव करवाया था, कौन सा? VRMS का इज इक्वल अंडर रेडिकल 3RT/m। दिस इज अ फार्मूला 3RT/m, यानी 3 कांस्टेंट, R is a universal gas constant, T is a absolute temperature and m is a molecular mass, okay, in grams per mole। तो यहाँ पर अगर ये फार्मूला हम यूज करें तो उसके लिए कैसे करें प्रॉब्लम? तो उसके लिए मैं वही प्रॉब्लम रिवाइज कर रहा हूँ जो हमने टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम सीखा था। दैट्स अ प्रॉब्लम नंबर आई थिंक 4 है। कौन सा है? प्रॉब्लम नंबर 4 को आप इस फार्मूला से कर सकते हैं, मैं ये आपको करवा रहा हूँ। जैसे कि प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम हमने कर रखा है 11.4, जिसमें क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। टेम्परेचर गिवन है 800। यहाँ पर हमें टेम्परेचर पुट करना है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद होगा, ऐसा सिस्टम में होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर भी आपको गिवन है कितना? 800 केल्विन। बाकी हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास रखना है ऐसा सिस्टम में। तो मॉलिक्यूलर मास आप हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2 की बात कर रहे हैं। H2 के लिए हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास कितना? 2 ग्राम्स पर मोल। ये होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। m is equal to 2 grams पर मोल। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम्स पर मोल। आपको पता है कि मोल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो 2 ग्राम्स पर मोल। अब यहाँ पर हमें जो पुट करना है तो ग्राम्स में नहीं बल्कि यहाँ पर किलोग्राम्स होना चाहिए, इसलिए हम इसको ऐसा सिस्टम में तब्दील करेंगे। तो m इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ इसमें आ जाएंगे किलोग्राम पर मोल हो जाएगा। यानी ये हमें वैल्यू इसमें इस्तेमाल करना है 2 ग्राम्स पर मोल की जगह 2 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो VRMS इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3 R का वैल्यू 8.314 इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है? 800। और इसको अगर हम डिवाइड करें मॉलिक्यूलर मास इन ऐसा सिस्टम दैट इज 2 × 10⁻³ अब आपको इसको सॉल्व करना है। 10⁻³ न्यूमरेटर में चला जाएगा तो पावर 10⁻+3 हो जाएगा। फिर सबको मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड करेंगे, अंडर रेडिकल फाइंड करेंगे तो आपको वही आंसर आएगा जो आपने इस फार्मूला से आंसर निकाला था, वही आएगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि मैंने वेरीफाई कर दिया है। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ओके, तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, वही आपका आंसर आएगा। That is 3158 3158.6 3158.6 मीटर पर सेकंड। यही आपका आंसर आएगा VRMS का। अगर आपको इस फार्मूला पर एक और प्रॉब्लम दिया जाए तो आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये प्रॉब्लम करें। हम इस फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। ये मुझे आप करके दिखाएं, शाबाश। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड
कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट किसकी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 900 टॉर 900 टॉर। ठीक है, तो चलिए ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करें। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 900 टॉर। बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम है, इस फार्मूला का आपको इस्तेमाल करना है। उस फार्मूला से करेंगे जो मैंने पहले बताया तो भी हो जाएगा, लेकिन इस फार्मूला से आप इसको करके देखें। ठीक है, जल्दी से करके दिखाएं, आंसर बताएं, शाबाश। ओके, फर्दर हम प्रोसीड कर रहे हैं। आपने ये प्रॉब्लम लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट निकालें इसकी। आज हमारे टॉपिक क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को और क्या नाम दिया जाता है? इट इज आल्सो नोन एज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं। दिस लॉ स्टेट्स दैट amount of heat given to the system is utilized in change in internal energy and work done by the system। या इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी of the system is equal to net heat flow into the system and बल्कि माइनस करेंगे, माइनस work done by the system। वर्क डन बाय द सिस्टम। राइट साइड वाला प्रॉब्लम आपने कर लिया होगा।
और आपने आंसर भी निकाल लिया होगा। लेट मी चेक। फातिमा फारूक ने निकाला है 420 और शाहजेब हुसैन ने निकाला है 1460, अलीजा ने 133, आजम शेख ने 624, नायला चना ने 19.5, आयशा अकरम ने 420, तो नादिया ने 19.52। डिफरेंट आंसर्स आपके आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आंसर क्या है, मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। तो इसको मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं ताकि इसको आप घर आराम से करें और इसका आंसर एक्यूरेट निकालें। डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका ये होमवर्क प्रॉब्लम है, इसको इत्मीनान से करें, आराम से करें, कल तक के लिए टाइम है, आराम से करें। डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते और ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। तो चलिए टॉपिक पे गौर करें। टॉपिक है हमारी आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैंने आपको बताया था कि हमने थर्मोडायनामिक्स जैसे स्टार्ट की है तो हमें यहाँ पर कुछ लॉज पढ़ने हैं। किसके? थर्मोडायनामिक्स लॉज, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहला हमने लॉ पढ़ा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। यानी उसमें क्या था कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जब हम बॉडीज को थर्मल इक्विलिब्रियम में लाते हैं तो उस वक्त हीट ट्रांसफर होके क्या हो जाती है, नेट हीट एक्सचेंज जीरो हो जाती है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी एक तो आप इस लॉ को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। या हम ओवरऑल ये कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब हीट एनर्जी या जो भी एनर्जी है वो कंजर्व रहे, वो सेम रहे, कांस्टेंट रहे। इस लॉ का मतलब ये है। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशल केसेस भी हम देखेंगे कैसे हीट सेम रहती है या एनर्जी सेम रहती है। तो पहली स्टेटमेंट इसकी ये है, पहले इसके हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या कह रहा है ये लॉ? ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, थर्मोडायनामिक हम सिस्टम बना रहे हैं ताकि आपको इजी हो अंडरस्टैंड करना। ये रहा हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम। बेटा थर्मोडायनामिक सिस्टम में हम क्या कंसीडर करते हैं? पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, और इस सिलेंडर के अंदर कोई वर्किंग सब्सटेंस होता है, यानी कि कोई आइडियल गैस वगैरह होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू सप्लाई कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ डेल्टा क्यू हीट एनर्जी जैसे सिस्टम को देंगे तो क्या होगा, यानी सिस्टम कुछ एनर्जी यूज करेगा। इस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और हमने इस पिस्टन को यहाँ पर फ्री छोड़ दिया है तो अब वर्क डन भी होगा। वर्क डन मतलब ये पिस्टन इस जगह से ऊपर जाएगा, यानी गैस एक्सपांड होगी। क्या होगी? एक्सपेंड होगी। यानी ये पिस्टन ऊपर मूव कर गया है तो यानी वॉल्यूम भी चेंज हुआ है, वॉल्यूम भी चेंज हुआ है, यानी वर्क डन भी हुआ है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन भी हुआ है। तो जो हमने हीट सप्लाई की है सिस्टम को, ये दो पर्पस में यहाँ पर यूज हो रही है। एक तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इंक्रीज हो रही है, और दूसरा वर्क डन भी हो रहा है। आई बात समझ? यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में, और उस सिस्टम में कुछ वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करेंगे। यानी हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं
अमाउंट ऑफ हीट मतलब डेल्टा क्यू, अमाउंट ऑफ हीट मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू यूटिलाइज हो रही है किसमें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू प्लस और क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम यानी डेल्टा डब्ल्यू। ये रही इक्वेशन, ये रहा फार्मूला फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहां पर आप याद रखें डेल्टा क्यू किसको शो कर रहा है, डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, सप्लाइड कहें या गिवन कहें, गिवन टू द सिस्टम। और डेल्टा यू बेटा क्या है यहां पर, डेल्टा यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यहां पर हमने देखा इंक्रीज हो रही है डेल्टा यू, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द गैस या कहें बाय द सिस्टम। आई बात समझ। और उसके अलावा अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें, इसमें क्या कह रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू नेट हीट फ्लो इनटू द सिस्टम माइनस वर्क डन। अगर हम इन पैरामीटर्स को देखें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू नेट हीट फ्लो, नेट हीट फ्लो मतलब डेल्टा क्यू माइनस करेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब डेल्टा डब्ल्यू। ये देखें, ये हमारे इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, और ये इक्वेशन हम यहां से भी ले सकते हैं। यानी अगर हम यहां पर देखें डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करें तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। तो यानी ये इक्वेशन हमें यहां से भी मिल सकती है, इसलिए हम दो तरह से ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पर आप साइन कन्वेंशन याद रखें, ये जो हमने फार्मूला लिखा है ये फार्मूला हमारा फिजिक्स में साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऐसा यूज होता है। यानी हम अगर फिजिक्स की बात करें, क्योंकि हमें फिजिक्स में ही पढ़ना है, इन फिजिक्स ये फार्मूला हमने लिखा डेल्टा यू इज इक्वल डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। यानी अगर हम ये चीजें कंसीडर कर रहे हैं, डेल्टा यू क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा क्यू क्या है, हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। और फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, साइन कन्वेंशन लेते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यानी अगर हम देख रहे हैं कि पिस्टन ऊपर जा रहा है, यानी पिस्टन ऊपर जा रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो उसको डेल्टा डब्ल्यू को हम पॉजिटिव लिखते हैं, किसमें, फिजिक्स में। यानी हम यहां पर क्या लिखेंगे कि डेल्टा डब्ल्यू जो है वो इट इज वर्क डन by the system, work done by the system is taken as positive। क्या लिया जाता है फिजिक्स में, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लिया जाता है, और केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है। ये सिर्फ साइन कन्वेंशन होती है। इन केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री में ये फार्मूला यूज होता है इस तरह से, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहां पर देखें फिजिक्स में यहां पर माइनस है, केमिस्ट्री में यहां पर प्लस है, दोनों ही फार्मूला इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है मतलब साइन कन्वेंशन का डिफरेंस है। यानी यहां पर हम जो डेल्टा डब्ल्यू लेते हैं ये होता है वर्क डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम कहें, वो क्या होता है, वो हम साइन कन्वेंशन में लेते हैं बेटा नेगेटिव। क्या लेते हैं, नेगेटिव। लेकिन हमें केमिस्ट्री तो पढ़नी नहीं है, ये मैंने आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंस बता दिया, ये आपको जहन में होना चाहिए। हम क्या फॉलो करेंगे, हम फिजिक्स में जो है उसको ही फॉलो करेंगे। इसलिए इन पैरामीटर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब यानी यहां पर मैं साइन कन्वेंशंस लिख रहा हूं, साइन कन्वेंशंस इन फिजिक्स लिख रहा हूं मैं, ये एनी हाउ आपको याद रखना है ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम में आपको डिफिकल्टी ना हो। नंबर फर्स्ट वन, हीट के बारे में, डेल्टा क्यू के बारे में, पहली कन्वेंशन डेल्टा क्यू के बारे में। नंबर फर्स्ट वन, अगर हम कहेंगे हीट
एनर्जी गिवन टू द सिस्टम क्या लेनी है? पॉजिटिव। हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम क्या लेनी है? पॉजिटिव। यानी अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम से हम ले रहे हैं, सिस्टम से हीट बाहर आ रही है, तो उस वक्त वो साइन कन्वेंशन में नेगेटिव रखनी है। यानी हीट के बारे में दूसरी पॉइंट क्या लिखनी है कि हीट गिवन बाय द सिस्टम, गिवन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन किसके लिए है? हीट के लिए। अब नंबर दूसरी बात करेंगे, साइन कन्वेंशन फॉर इंटरनल एनर्जी। बेटा इंटरनल एनर्जी, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है इंटरनल एनर्जी तो उस वक्त वो पॉजिटिव, अगर डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव। यहां पर लिखेंगे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी फॉर डेल्टा यू, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या लेनी है? पॉजिटिव। और सेकंड पॉइंट इसकी डिक्रीज आ गए, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो तो नेगेटिव। क्या लेनी है? टेकन एज नेगेटिव। आई बात समझ? और बाकी वर्क के लिए हमने बात की फिजिक्स में कि वर्क डन जो बाय द सिस्टम होगा वो पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होगा वो नेगेटिव। मतलब अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है एक्सपेंशन तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर पिस्टन नीचे आ रहा है कंप्रेशन हो रही है गैस में, उस वक्त वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड दैट इज टेकन एज नेगेटिव। आई बात समझ? तो ये बातें कुछ नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, और साइन कन्वेंशन हमें प्रॉब्लम में यूज करनी है, इसलिए मैंने आपको साइन कन्वेंशन बता दी। नोट करें इसको। ओके बेटा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, तो वर्क के बारे में मैंने आपको क्या बताया, साइन कन्वेंशन फॉर, अगर वर्क लिखें वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू, तो हम क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम इज, क्या लेना है बेटा? पॉजिटिव एंड, अच्छा पॉजिटिव लेना है, और यहां पर होगी क्या? गैस में क्या आएगी? एक्सपेंशन आएगी, एक्सपेंशन आएगी। और वर्क डन ऑन द सिस्टम
इज टेकन एज नेगेटिव, और यहां पर क्या होगी, कंप्रेशन होगी, गैस कंप्रेस होगी, ठीक है। और उसके अलावा ये दोनों फैक्टर्स, यहां पर टोटल कितने पैरामीटर्स हैं, 3। बोर्ड आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है बेटा? डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू एंड डेल्टा यू, कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। यहां पर ये 2 फैक्टर्स जो हैं, ये दोनों ही फैक्टर्स पाथ पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं पाथ फंक्शंस। यहां पर डेल्टा क्यू एंड वर्क डिपेंड अपॉन specific path, so these are path functions, पाथ पे डिपेंड करने वाले ये 2 वेरिएबल्स हैं। और उसके अलावा ये जो डेल्टा यू है यानी इंटरनल एनर्जी, ये याद रखें, इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। किस पे डिपेंड करती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज ए स्टेट फंक्शन, स्टेट पे डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे इट इज अ स्टेट फंक्शन। बाकी डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू दोनों ही स्टेट फंक्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है, पाथ फंक्शंस, ओके। उसके अलावा अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें, इसको हम 2 टर्म्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है इंटरनल एनर्जी यू आई मतलब इट इज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, एंड दूसरी है यूएफ मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी, ओके। तो मैं डेल्टा यू को ऐसे लिख सकता हूं, यूएफ माइनस यू आई इज इक्वल डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसे इसको लिख सकते हैं, लिखने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट दी स्पेशल केसेस इन थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कौन से स्पेशल केसेस हो सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे अब, ओके। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में हम 2 स्पेशल केसेस देखेंगे। नंबर फर्स्ट वन, आइसोलेटेड प्रोसेस, यानी दैट सिस्टम विच इज आइसोलेटेड सिस्टम। फर्स्ट वी कंसीडर an isolated system. कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, वो आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए जिसमें कोई भी वर्क डन ना हो और किसी भी उस सिस्टम में हमें कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी ना सप्लाई करें ना उस सिस्टम से बाहर निकालें। तो फर्स्ट वी कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, दैट इज, वो सिस्टम कौन सा होना चाहिए, which does no external work,
which does no external work, वो सिस्टम बेटा जो कोई भी एक्सटर्नल वर्क ना करे, जिसमें वर्क डन 0 हो, एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट, यानी हीट भी फ्लो ना हो और वर्क डन भी 0 हो, यानी ऐसा एक सिस्टम हमें कंसीडर करना है आइसोलेटेड सिस्टम। सो फॉर दैट प्रोसेस या फॉर दैट सिस्टम, change in internal energy is equal to 0। ठीक है, नंबर फर्स्ट वन केस में हमने क्या देखा है, स्पेशल केस में एक तो आइसोलेटेड सिस्टम, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम को हम यहां पर बनाते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम, यानी हम इस सिस्टम को आइसोलेट कर दिया है। आइसोलेटेड सिस्टम को मैंने आपको कल बताया था कि वो सिस्टम जिस सिस्टम में कोई भी एनर्जी और मास की एक्सचेंज ना हो, यानी हम ना तो इसमें कोई मास इंटर कर सकते हैं, ना कोई इसमें एनर्जी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी ओवरऑल हम कहेंगे इस सिस्टम के लिए ये कौन सा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम है। यहाँ पर इस सिस्टम में हमने डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, हम हीट ना तो सिस्टम को दे सकते हैं, ना हम वो सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं। ओके, और दूसरी बात, हम यहाँ पर इन सिस्टम को हमने आइसोलेटेड कर दिया है, यानी फिक्स कर दिया है। तो फिक्स करने के बाद अब हम इस सिस्टम को ना एक्सपेंड कर सकते हैं, ना कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब वर्क डन भी 0 है। यानी ये सिस्टम क्या है, इसकी बाउंड्रीज फिक्स हैं। बाउंड्रीज आर फिक्स्ड, इसकी बाउंड्रीज फिक्स हैं। देयरफॉर डेल्टा डब्ल्यू भी क्या है? 0 है। अब ये दोनों ही फैक्टर जब 0 हैं तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगी। सर कैसे? यानी वो हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेटा कौन सा है? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये फार्मूला लिखा हुआ है, डेल्टा यू इज इक्वल डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, या हम इसको लिखें डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल डेल्टा यू। अब यहाँ पर देखें, ये जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है ये भी 0 है, यानी हम सिस्टम में हीट ना तो दाखिल कर सकते हैं, ना तो सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं। और इसके अलावा इसकी बाउंड्रीज भी क्या हैं? फिक्स हैं। बाउंड्रीज फिक्स हैं, मतलब अगर ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस होता तो पिस्टन भी क्या होता? फिक्स्ड होता। पिस्टन मूवेबल नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन भी 0 हो, यानी हम यहाँ पर वर्क डन भी हमारा 0 है। तो दोनों ही फैक्टर 0 हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्या रहेगी? सेम रहेगी। डेल्टा यू बेटा इस सिस्टम की डेल्टा यू क्या होगी? 0 होगी। ये हमने समझा। नंबर फर्स्ट वन प्रोसेस कंसीडर किया, सिस्टम आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम हमने कंसीडर किया और हमने देखा कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में बाउंड्रीज भी फिक्स हैं और इसमें हम इंसुलेशन हमने लगा दी है, मतलब इसमें कोई भी हीट हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो इस वक्त दोनों ही फैक्टर डेल्टा क्यू भी 0 है, वर्क डन भी 0 है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि यानी डेल्टा यू तो हमारा 0 आना है, डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल हमारी 0 आ गई। अब चेंज इन इंटरनल 0 है, मतलब इनिशियल और फाइनल इंटरनल सेम है। तो हम ये भी कह सकते हैं फॉर दैट प्रोसेस द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किस प्रोसेस के लिए, किस सिस्टम के लिए? आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। यानी ये हमें बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कि हमने ना तो हीट सिस्टम को दी, ना उससे ली, और उसके अलावा हमने सिस्टम पर कोई वर्क भी नहीं किया, ना ही सिस्टम ने वर्क किया। तो जो टोटल हीट अवेलेबल है वो तो कंजर्व ही रहनी है, यानी उसको हमने कुछ किया ही नहीं, उसमें कोई ना एडिशन किया ना उसमें से सब्ट्रैक्शन किया, तो वो क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। भाई हमारे पास अगर 100 रुपीज हैं और 100 रुपीज अगर हम खर्च ना करें तो वो हमारे पास सेव ही रहेंगे ना, कंजर्व रहेंगे ना, जब तक हम उनको
खर्च नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी वही बात है कि सिस्टम में हमने हीट ना दी है, एनर्जी ना उससे ली है, वर्क डन भी नहीं किया, दोनों फैक्टर जीरो हैं, तो अब जो टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिस्टम को ना कौन सा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम। इसलिए हम कहते हैं कि internal energy of the system cannot be changed by any other process, just like the mechanical or electrical or any other chemical process। बल्कि कैसे चेंज कर सकते हैं, बट द इंटरनल एनर्जी कैन ओनली बी चेंज बाय टू थिंग्स, या तो आप बाय नेट हीट फ्लो, या तो उस सिस्टम को आप हीट सप्लाई करें ताकि कुछ ना कुछ डेल्टा यू चेंज हो, और या दूसरा हमारा क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क है, या तो आप उस सिस्टम पे कोई वर्क करें, वर्क करने से भी डेल्टा क्या होती है, चेंज होती है। यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंड दैट इज अ केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1 हमने पढ़ी है। ओके बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को हम करते हैं रिमूव, और फर्दर हम इसको प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट केस, फर्स्ट स्पेशल केस में हमने ये देखा कि अगर हम कोई आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करें, उस आइसोलेटेड सिस्टम की दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक तो उस सिस्टम में कोई भी वर्क डन ना हो, यानी ना तो एक्सपेंशन हो ना कंप्रेशन हो, बाउंड्रीज उनकी फिक्स्ड हो, और दूसरी बात, उस सिस्टम के अंदर ना तो हम हीट को इन करें ना हम हीट को आउट करें, मतलब हीट एक्सचेंज भी जीरो हो। अगर ये दो कंडीशन आ जाती हैं तो उस सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो सेम रहेगी। यही है फर्स्ट स्पेशल केस। तो हमने यही लिखा है, फर्स्ट वी कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज व्हिच डज नो एक्सटर्नल वर्क एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट, सो फॉर दैट सिस्टम चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। यानी हम ये कह सकते हैं, अब हम इसके बारे में क्या कहेंगे, इट स्टेट्स दैट ये क्या, अब हमें यहां से पता चला, इट स्टेट्स दैट internal energy of an isolated system remains constant।